नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको 2019 की चुनावी चाल समझाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। कुर्सी का किस्सा हर बीतते दिन के साथ दिलचस्प होता चला जा रहा है। वार पलटवार, जोड़ तोड़ के सियासी खेल में आज क्या कुछ हुआ, आपको सब कुछ हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्रणब मुखर्जी के आरएसएस मुख्यालय में भाषण की। 2 हफ्ते से संघ का न्योता कबूल, पाठ पढ़ाया। Today, I am here amidst you to share my understanding with you the concepts of nation, nationalism and patriotism in the context of India. That is Bharat. और हम इस पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और हमारे साथ हमारे सहयोगी शमशेर इस वक्त सीधे नागपुर से जुड़ गए हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया शमशेर यहां पर प्रणब दा ने। जिन्हें पाठ पढ़ाया उतना उन्हें कितना समझ में आया? देखिए, अगर जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण की ही शुरुआत राष्ट्रवाद और पेट्रियटिज्म से की, तो एक तरह से ये कहें कि यहाँ जो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, स्वयंसेवक हैं, इनको ये लग रहा है कि इनकी जो पहले से ये राष्ट्रवाद को लेकर जो इनकी नीति है, जो राष्ट्रवाद को लेकर वो बोलते हैं, उस पर प्रणब मुखर्जी ने उस पर अपनी मुहर लगाई है। अगर मैंने इनसे अभी जब ब्रेक था तो मैंने कई लोगों से बात की, समझने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि राष्ट्रवाद को लेकर तो संघ की अपनी नीति है, राष्ट्रवाद को लेकर संघ हमेशा कहता आया है, बोलता आया है, राष्ट्र को लेकर संघ हमेशा काफी चीजें कहता आया है। तो उस पर प्रणब दा का इस तरह से बोलना एक तरह से उनकी नीति पर, संघ के अवधारणा पर अपनी मुहर लगाने की तरह है। दूसरी बार जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम की बात उन्होंने कही, तो उस बात को लेकर भी आरएसएस का यही था कि वसुधैव कुटुंबकम की बात तो हम भी हमेशा करते आए हैं। लेकिन 2-3 चीजें जो इसमें थी इनके भाषण में, यहां मैं बताना चाहूंगा कि जो टॉलरेंस की बात कही गई, नेहरू जी का उदाहरण दिया गया, इन चीजों को लेकर कहीं न कहीं आरएसएस को लगता है कि कहीं किसी न किसी बहाने उन पर साधने की कोशिश तो नहीं की गई। तो लेकिन राष्ट्रवाद की जहां तक बात करें, जितने देर तक राष्ट्रवाद पर बोला गया, तो संघ को लगता है कि उनकी अवधारणा पर मुहर लगाई है प्रणब मुखर्जी ने। करीब 40 मिनट के भाषण में मैं एक क्विक रिएक्शन हमारे साथ, क्योंकि बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है और नए व्यूअर्स भी जुड़ रहे होंगे। एनके सिंह सर, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा आज प्रणब दा ने दी 40 मिनट के अपने भाषण में, जहां पर संघ शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर कंपैरेटिव्स ड्रॉ करें, और जिस तरह शमशेर बता रहे थे कि ग्राउंड पर रिएक्शन देखा उन्होंने लोगों का, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा जो प्रणब दा की है और राष्ट्रवाद की परिभाषा और राष्ट्र की परिकल्पना जो संघ की है, क्या वो वाकई दोनों बराबर है, सेम है? नहीं, उसी को उन्होंने समझाया, उसी को समझाया। और शायद पूरे जितने भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो होते हैं, उसमें जो संघ की अवधारणा राष्ट्र की है और पैट्रियोटिज्म की, और यूरोप में खास करके नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, इसी को प्रणब मुखर्जी ने पूरा इतिहास देके बताया। और अगर आप गौर करें तो बहुत स्पष्ट उन्होंने कुछ बातें कही, जिससे एक तर्कशास्त्र में चीज होती है संदर्भिता, कंटेक्चुअलिटी। संघ कार्यालय में जाके तृतीय वर्ग के समारोह में बोलते हुए अगर वो टॉलरेंस, इंटॉलरेंस या इन चीजों की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स को इंगित कर रहे हैं कि ये कम हुआ है, इसकी दिक्कत है, और लगातार अगर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियटिज्म, ये जो उन्होंने फ्रेज यूज किया है, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज था। लेकिन ये मैसेज कोई ऐसा नहीं था कि जो तमाम लोग नहीं दे रहे हैं, मैसेज था, और वो मैसेज था कि मेरे ख्याल से संघ को भी इस वाले पैटर्न पे आना चाहिए। अरविंद जी, जो मैसेज था, जो समझाया, वो क्या वाकई वहां पर जो मौजूद लोग हैं और जो जिनके लिए मैसेज था उन्हें समझ में आया, आपको लगता है? देखिए, नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म की जो परिभाषा या जो बातें प्रणब मुखर्जी कह रहे थे, वो हमारे नेशनल मूवमेंट के लोगों ने, गांधी ने, नेहरू ने, इन सब ने उसको जिया और उस पे मुल्क को लेके आए। जो संघ कहता रहा है, या जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन का तर्क था, या जो खुद अंग्रेजी हुकूमत का तर्क था, जो वो ये था कि हिंदुस्तान एक नेशन है ही नहीं, और फिर किस किस्म की नेशनलिटीज है, ये झगड़े वहां चलते रहे हैं। तो वो
बात अपनी जगह थी। तो प्रणब मुखर्जी ने बहुत आलोचना किए बगैर अपनी बात बहुत मजबूती से रखी, जिसमें हैप्पीनेस समेत कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियटिज्म समेत सारी बातें वो की जिस लाइन पे चलना चाहिए मुल्क को। अब संघ के लोगों ने या जो प्रशिक्षित लोग हैं वो कितना उसको समझ पाए, कितना वो उस पर अमल करेंगे, या उनके नेशनलिज्म से जिसकी वो अपने भाषण में मोहन भागवत जी ने कहा कि वो हेगड़ेवार साहब ने कहा है कि बहुसंख्यकों का एक दायित्व है, व्हाइट मैन्स बर्डन था। पूरे इंपीरियलिज्म के पीछे गोरी चमड़ी के अंग्रेजों का एक ये लगता था कि उनका दायित्व है दुनिया को सभ्य करना। तो वैसे ही हिंदुओं ने या संघ के हिंदुत्व के कंसेप्ट में उनका दायित्व है मुल्क को चलाना, और मुल्क को, ये कंसेप्ट वहां बेसिक है। तो उससे फर्क उन्होंने कर दिया। उन्होंने कोई आलोचना कहीं नहीं की, कोई बहुत तीखी टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन अपनी बात बहुत साफ ढंग से रख के उन्होंने क्लियर किया। लेकिन संघ प्रमुख ने पहले भाषण दे के मुझे लगता है कि उनको अंदाजा था कि प्रणब मुखर्जी किन बातों पे ले जाएंगे। तो जो बातें उन्होंने कही उसका असर या उसकी धार को काफी बोतरा कर। इसको यही यूं समझिए ना कि अगर यही बात सरसंघचालक को बाद में कहनी होती प्रणब मुखर्जी के बोलने के बाद, तो आज हम ये एनालिसिस कर रहे होते कि आज सरसंघचालक को एक्सप्लेन करना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा, स्पष्टीकरण की तरह लगता। लेकिन उन्होंने पहले जो प्रोग्राम नहीं था, हमेशा अध्यक्ष बाद में बोलते हैं, सरसंघचालक बाद में बोलते हैं। आज इसको रिवर्स किया गया, उल्टा करके पहले सरसंघचालक ने बोला और जबरदस्त जो ये विविधता में एकता को फोकस लगातार रखा, उससे प्रणब मुखर्जी का जो वो था भाषण था वो लगभग एक सेब उस पे दिखाई दिया पिच पे। मुझे एक बात बताइए समीर जी, ये बहुत रिएक्शन आपका बहुत जरूरी हो जाता है कि मोहन भागवत जी ने भी आज भारत माता की, भारत की बात की, भारतीयता की बात की, लेकिन हिंदू राष्ट्र जो आरएसएस बनाना चाहती है, जिसकी वो परिकल्पना करती है, वैसा नहीं कहा। क्या प्रणब दा मौजूद थे इसलिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोहन जी का जो भाषण था, जो बौद्धिक था, वो जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से जो तृतीय संघ शिक्षा वर्ग का कार्यक्रम था, तो यहाँ संघ का जो मैसेज देना था देश को, वो मोहन भागवत जी देने में सफल रहे हैं इसके अंदर। और जरूरी नहीं कि हर बात हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात की जाए। मोहन जी बचत देना चाहते थे, उन्होंने मैसेज दिया और मोहन जी पहले बोले और उसी बात को प्रणब मुखर्जी ने बाद में मोहर लगाई है। नहीं, लेकिन ये तो आप कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सभी हिंदू हैं। सबको मानते हैं, हिंदू मानते हैं, सब राष्ट्र की संतान है। राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग जरूरी है, सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आज भी मोहन भागवत जी ने ये कहा, उसी बात को प्रणब मुखर्जी ने भी आज यही कहा कि देश के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। राणा जी, अंग्रेजी में एक फ्रेज है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, जो कि शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब दा की बेटी, ने खुद ये कहने की कोशिश की, अपने पिता को संदेश देने की कोशिश की कि पिक्चर्स जो हैं वो हमेशा इटर्निटी तक के लिए रह जाएंगी और जो आप कहेंगे शायद वो मैसेज जा पाए या ना जा पाए। ऐसे में जब हमारे पैनलिस्ट की आम राय बन रही है कि इतनी तीखी टीका टिप्पणी नहीं थी, तो आपको लगता है कहीं ये वैसे वाला हाल तो नहीं हो गया है, या प्रणब दा ने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है और जिसको जो समझना है वो समझ लेगा? मुझे लगता है आंचल, प्रणब दा के संघ के इस मंच पर होने से बहुत कुछ बदलता हुआ मुझे या देश को भी दिखा होगा। जो संघ हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उसका मुखिया जो है उसने कभी भी इस तरह की कोई बात आज नहीं की। जो संघ यह कहता है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर आदमी हिंदू है, उसका मुखिया कहता है कि भारत में पैदा होने वाला हर आदमी भारत पुत्र है। जो संघ कहता है कि हिंदू समाज का वर्चस्व इस देश में सबसे जरूरी है, या हिंदू समाज को इस देश में सत्ता पर आसीन होना चाहिए, सत्ता उसी की होनी चाहिए, उस संघ का प्रमुख कहता है कि जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, उनका जो यह संगठन है, उनका जो सम्मेलन है, यही भारतीय संस्कृति है और यही इनकी सुंदरता है। तो यह जो तीन बातें हैं, यह तीन बातें शायद इसलिए आई हैं क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब विरोधी विचार के लोग, अलग विचार के लोग साथ आते हैं तो विमर्श होता है, उसमें जो सहमति बनती है उसके जरिए रास्ता निकलता है राष्ट्र का। अगर मोहन भागवत या संघ की कोई पुरानी परंपरा या विचारधारा रही हो जो देश, मतलब हम लोग तो जानते सुनते रहते हैं, लेकिन पहली बार इस तरीके से संघ के प्रमुख को सुनने का मौका मिला, तो संघ अपनी विचारधारा बदल रहा है, ऐसा संकेत मुझे लगता है। यह प्रणब मुखर्जी। दूसरी बात, प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैं तीन बातों पर आपके साथ अपनी राय साझा करने आया हूं। राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देशभक्ति। राष्ट्र क्या है समझिए। उन्होंने मौर्य पीरियड से लेकर ब्रिटिश पीरियड तक बोला कि इतने आक्रमणकारी आए, इतनी सत्ताएं बदली, उसके बाद भी यह देश उनका नहीं हुआ, इस देश के वो लोग हो गए। इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े देश में कॉकेशियन, मंगोलियन, द्रविडियन, इतनी
अब इतने बड़े मुल्क को आप एक झंडे, एक व्यवस्था, एक संविधान और एक पहचान के तहत लाते हैं, वह भारतीयता है। और इस भारतीयता की जो मूल अवधारणा है वो बहुलता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और संविधान के प्रति जो आस्था है वही आपका असली राष्ट्रवाद है, यही एक मूल मंत्र है। और इसके लिए नेहरू को, गांधी को, टैगोर को, तिलक को कोट किया। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी राय जो साझा की है वह संघ के ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों तक गई है। और कांग्रेस की एक बड़ी जीत है। कांग्रेस गलतफहमी थी कि दादा को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और संजीव नायक जी, मुझे एक अपनी असेसमेंट में बताइए, अहमद पटेल का ये कहना कि आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम प्रणब दा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता बेचारे मारे मारे घूम रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, कहीं मीडिया में आने के लिए तैयार नहीं थे। चिदम्बरम ने कहा आप जा ही रहे हैं तो ज्ञान दीजिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की अपेक्षाओं पर क्या प्रणब दा खरे उतरे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लाइन दिया है, कोई बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड चीज नहीं कहा है, कोई नसीहत नहीं दिया है संघ को। तो जो कांग्रेसी सोचते थे कि वहां जाके प्रणब दा एक कुछ उनको सबक सिखाएंगे, उनको एक कुछ ऐसे कहकर आएंगे तो उनका मुंह काला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कोई ऐसा मोमेंट नहीं था ब्लैक स्वान टाइप? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस को लेकर, इस मुद्दे को लेकर इतना होहल्ला करने की जरूरत नहीं थी। मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भाई संघ में विभिन्न क्षेत्र के बौद्धिक लोग, ख्याति के नाम लोग आते रहते हैं। संघ ने आमंत्रण दिया, उन्होंने स्वीकार किया। कई लोग संघ का आमंत्रण स्वीकार नहीं करते तो नहीं आते। अगर प्रणब मुखर्जी ने संघ का आमंत्रण स्वीकार किया है तो निश्चित ही हमें लगता होगा कि संघ के कार्यक्रम में जाना चाहिए। संघ राष्ट्रवादी संगठन है और संघ के कार्यक्रम में क्या इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें होहल्ला मचाने की जरूरत क्या है? एनके सिंह से जो हो हल्ला मच रहा था, आपको लगता है इस स्पीच के बाद क्या वो जस्टिफाइड था? हम कांग्रेस में बताया जा रहा है, हमें रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ऑफिशियल रिएक्शन हमारे पास आएंगे, लेकिन वो हो हल्ला क्या जायज था या नहीं था? इस स्पीच का बहुत बचकाना था। मुझे कांग्रेस से इतने बचकाने रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। आप प्रणब मुखर्जी ने तमाम लोग जाते हैं, आप हिस्ट्री देख लीजिए, कांग्रेस के तमाम लीडर गांधी से लेके नीचे तक खराब भी तो गया है, जो बड़ा लीडर था वो वहां पे पहुंचा है। क्यों इतना हो हल्ला? क्या करेंगे प्रणब मुखर्जी वहां जाके? क्या आप समझते हैं कि इतने साल बाद अपनी जिंदगी के देने के बाद वो वहां कहेंगे कि साहब संघ का हिंदू राष्ट्रवाद, मैं तो जिंदगी भर इसके लिए तरसता रहा, क्या ये कहेंगे? इसलिए पॉलिटिकल इमैच्योरिटी कांग्रेस के उस पूरे एक्ट में थी। अब इसके बाद जो प्रणब ने बोला है बहुत ही गंभीर भाषण था, उसमें मैसेज भी थे सटल। और आप ध्यान रखिएगा कि 2 बार पाथेय का नाम लिया सरसंघ चालक ने कि हम जब इस तरह के लोगों को बुलाते हैं वेराइट जोन से, तो हम उनसे जो कुछ भी हमें मिलता है उसको हम पाथेय के रूप में स्वीकार करते हैं। हिंदी में पाथेय का तात्पर्य होता है कि हम एक दिशा के रूप में स्वीकार करते हैं, मतलब कि जो भी आप बोलेंगे ये तो हम वो भाप ही गए थे। उन्होंने कहा पक्ष विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता है, विविधता, तो ये तो वो भाप ही गए थे कि प्रणब जी क्या कहने वाले हैं। लेकिन संघ ये भाप कांग्रेस ही क्यों नहीं भापे? अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट अरविंद जी, फिर राणा जी के पास जाते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेसियों का रिएक्शन कुछ ज्यादा था, लेकिन संघ ने RSS headquarters today had caused wide-ranging discussions, comments, concern and even consternation amongst a large section of Indians who have an innate belief in our foundational values of democracy, pluralism, diversity, of cultures, of ethnicity, of dress codes, of languages, of religious practices. Shri Pranab Mukherjee has shown the mirror of truth to RSS at RSS headquarters in Nagpur itself by reminding them of India's pluralism, India's tolerance, India's secularism and India's inclusiveness. यहां पर उन्होंने कहा साफ तौर पर, अभी हम और अवेट करेंगे रिएक्शन, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मिरर ऑफ ट्रूथ आरएसएस को दिखाया गया, यानी कि आरएसएस को नागपुर में ही बैठकर आईना यहां पर दिखाया गया। अरविंद जी कुछ कह रहे थे, क्या वाकई आईना दिखाया गया और अब कांग्रेस बल्ले बल्ले कर रही है, उसी भाषण जिससे डर रही थी उसी के ऊपर कैश ऑन करने की कोशिश कर रही है? एक तो यही कि अगर आईना दिखाने वाला का अवसर था तो क्यों इतना शोर मचा रहे थे। लेकिन मैं थोड़ी दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आरएसएस ने जो इस्तेमाल जेपी का, गांधी का, दलाई लामा का, इन सब के बोलने का किया, खासतौर से जेपी और गांधी का मैं कहूंगा,
वो कोई पॉलिसी बदलने का, कोई पाथे मान के उनके बताए रास्ते पे चलने का नहीं किया। उनका इस्तेमाल अपने दफ्तर में एक तस्वीर लगाने के लिए और अपने कामकाज को एक तरह से वैलिडिटी का सर्टिफिकेट कि हाँ जेपी ने भी आके हमारे कामकाज को महान बता दिया, ये इसी के लिए मतलब इन द हाइंडसाइट जैसे वो इस्तेमाल हुआ उसी तरह से का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि लेजिटिमेट। इंटरप्रिटेशन की बात है, अलग अलग लोग इसी चीज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि प्रणब दा ने कहा जो वो क्या किया एक्चुअली वो उसके पीछे मंशा क्या थी। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस ओवर रिएक्ट कर गया और उससे उसको काफी नुकसान हुई है। अब वो अपना वो मेकअप करने के चक्कर में वो कुछ डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज नजर आएगा। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में क्या आरएसएस भी नजर आएगा? क्योंकि तीन बातें, आप मुझे जवाब दीजिएगा समीर जी, तीन बातें जो साफ तौर पर मैसेज प्रणब दा ने दिए। उन्होंने कहा असहिष्णुता बढ़ी है, गुस्सा बढ़ा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम और नीचे आए हैं। 2014 से पहले 111वें नंबर पे थे, ये मैं आपको स्टार्ट दे रही हूं, और उसके बाद अब 133वें नंबर पर हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन नहीं आए हैं, ये मैसेज भी दिया है उन्होंने। क्या आपने मैसेज लिया ये? बिल्कुल, देखिए प्रणब मुखर्जी ने जो स्पीच दिया है, हो सकता है वो मैसेज सरकार को देना चाहते हो अपने भाषण में। संघ प्रमुख भी अपने भाषण में बौद्धिक में कई बार सरकार कुछ क्षणों के लिए मान लिए गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का पाठ आरएसएस के मन से आरएसएस को पढ़ाया। आरएसएस की आंख और आत्मा पर जो मकड़ जाल जड़े हैं उनको उतारने का प्रयास भी किया। श्री प्रणब मुखर्जी ने सच का आईना दिखाते हुए आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में आरएसएस और देश को यह बताने का प्रयास किया कि भारत उसकी विविधता में जीता है, भारत अहिंसा के अंदर जीता है, भारत की सहिष्णुता, भारत की सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता, अलग अलग रंग, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, अलग अलग ड्रेस कोड्स, अलग अलग खान पीन की आदतें और अलग अलग शक्लों के बावजूद और हजारों डायलेक्ट्स, 1600 से अधिक डायलेक्ट्स बोलने के बावजूद भारत एक सूत्र में बंधा हुआ देश है। यही भारत की खूबसूरती है। ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पर उन्होंने बताया। मोदी सरकार को भी प्रणब मुखर्जी साहब ने राजधर्म की याद दिलाई और बताया कि किस प्रकार से शासक की खुशी केवल और केवल देश की जनता की खुशी में है, शासक का कल्याण देश की जनता के कल्याण में है। एक छत्रवाद और अतिवाद किसी बात का हल नहीं हो सकते, जैसा उन्होंने कहा। जिस प्रकार से संस्थाओं पर एक छद्म राष्ट्रवाद का हवाला देकर हमले हो रहे हैं, उनकी याद दिलाते हुए भी श्री प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस और भाजपा, खास तौर से प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया कि हमारे देश में राष्ट्रवाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म है। एज इंडियंस एंड एज कांग्रेसमैन वी एनकरेज and believe in the democratic dialogue and recognize the right and sanctity of dialogue across different thought processes. Simple issue to understand, however, is dialogue is possible in a democratic order with an open mind and willingness to change, accept and adapt to the other person's point of view. Is RSS ready to listen? Is RSS ready to change? Is RSS ready to admit its mistakes, both of thought and action? Is RSS ready to adapt to India's foundational values of pluralism, tolerance, non-violence, secularism and diversity? तो यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे कि कांग्रेस ने प्रणब दा ने आईना दिखाया यहां पर संघ को, और साथ ही साथ एक पाठ पढ़ाया सहिष्णुता का, टॉलरेंस का, और ये भी कहा कि मोदी सरकार पर हमला किया। समीर जी,
क्या ये वाकई आप लोग को समझ में आया जो आपको आईना दिखाया और आपको भाषण दिया, जिस तरह से कांग्रेस अब रिएक्ट कर रही है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, ये कांग्रेस ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। कहीं भी इस प्रणब मुखर्जी ने संघ को आईना दिखाने वाली बात कहीं नहीं कही। आप पूरा उनका भाषण सुना, हमने भी सबने सुना, उन्होंने कहीं संघ का जिक्र नहीं किया और कहीं भी सीधा संघ के ऊपर आरोप किसी चीज को लेकर लगाए नहीं। पहली बात है, अगर संघ की विचारधारा से सहमत नहीं होते, उन्हें कोई आपत्ति होती तो प्रणब मुखर्जी संघ का यह आमंत्रण स्वीकार नहीं करते। नहीं, ये आमंत्रण स्वीकार करने को आप सहमति कैसे मान सकते हैं समीर जी? मैं आपको बता रहा हूँ समीर जी, क्योंकि पहली लाइन भागवत जी की थी कि संघ है, प्रणब मुखर्जी हैं। विविधता पर बात की पहली लाइन थी मोहन भागवत की। तो आपके मंच पर कोई भी आ जाएगा तो फिर तो आप शर्मिष्ठा वाली बात सही बता रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहीं नहीं कहा कि संघ को यहाँ सुधरने की जरूरत है, संघ ये गलत कर रहा है, संघ को ये सीख है, इसका मतलब कहीं नहीं कहा। आप मुझे कोई भाषण में बता दीजिए। संदर्भिता होती है, हर डिस्कोर्स की कंटेक्चुअलिटी होती है। ठीक है, अब अपने हिसाब से सब मतलब जो स्वार्थ के हिसाब से जो चीज लेना है वो उठा ले। कांग्रेस सुरजेवाला ने जो बात उठाई है वो उन्होंने अपने भाषण से उसको उठाया है, उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं है उनके वक्तव्य में प्रणब मुखर्जी के कि उन्होंने संघ को शिक्षा दी हो। संघ का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कांग्रेस भी ये कह रही है कि आईना दिखाया और खास तौर से मोदी सरकार को आईना दिखाया, संघ के मंच से दिखाया गया ये आईना। क्या ये बात और ये मैसेज इस तरह से गया है या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है और अभी भी चांस पे डांस करने की कांग्रेस की कोशिश है? आंचल, मुझे लगता है कि एक मैसेज प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस को दिया है कि इत्मीनान से चीजों को देखा कीजिए। हाय तौबा मचाने से पहले आपको समझना चाहिए कि मैं प्रणब मुखर्जी हूं, मैं कांग्रेस का इतना लंबा कद्दावर नेता हूं, मैंने कांग्रेस की संस्कृति जी है, मैं कांग्रेस हूं। कम से कम आप मुझ पर तो यकीन कीजिए। आप मेरे कहीं विरोधी विचारधारा के संगठन या मंच पर जाने से पहले ही हो हल्ला मचाएंगी, ये कैसी राजनीति है, कैसी समझ है आपकी? तो कम से कम इतनी समझदारी विकसित कीजिए कि मेरे जाने पर आप इस तरह से परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपका हूं और मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं। और उन्होंने जाकर के वहां बताया कि कांग्रेस क्या है, यही तो सबसे बड़ा संकट है कि संकट मोचक तो खुद प्रणब दा थे, अब तो चले गए, मेच्योरिटी तो वो रही नहीं। जो आप कह रहे हैं बहुत सही बात कही आपने। नहीं, लेकिन मैं माचल 2-3 बातें जरूर कहूंगा कि प्रणब मुखर्जी ने 3 ही बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप में जो राष्ट्र होता है उसमें एक धर्म है, एक तरह के लोग हैं और उनका एक शत्रु है। तो संविधान, धर्म, शत्रु वो यूरोप है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह की जातियां हैं, बहुत तरह की भाषाएं हैं, बहुत तरह के रंग हैं, बहुत तरह की संस्कृतियां हैं और उन सबका समागम है। यह सबसे खूबसूरत संस्कृति है, इसको आप अपनाइए और ये अपनाएंगे तभी आप हिंदुस्तान के सही नागरिक कहे जाएंगे। यही आपकी राष्ट्रीयता है, यही आपका राष्ट्रवाद होगा। एक सीधा मैसेज है। अब पहली लाइन, आई एम हियर टू शेयर माई व्यूज ऑन नेशनलिज्म, नेशन एंड पैट्रियोटिज्म, और तीनों पर इतना खुल करके साफ बात करने वाला कोई दूसरा नेता कांग्रेस के पास ना है, ना अभी का मुझे दिख रहा है। माफ कीजिएगा, ब्रेक का वक्त हो गया है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो कम से कम साफ है कि प्रणब दा का मैसेज ना सिर्फ संघ के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, बल्कि साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी था। और दादा के भाषण के अलावा और क्या राजनीतिक हलचलें रही वो दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौट रहे, कहीं नहीं जाइए। दलों की बैठक बुलाई गई, लेकिन केंद्रीय मंत्री और एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस बैठक से किनारा कर लिया। सूत्रों की माने तो कुशवाहा का कहना है कि ये एनडीए की मीटिंग नहीं है, इसमें राज्य की लीडरशिप शामिल है और उनकी स्टेट लीडरशिप नहीं बल्कि केंद्रीय लीडरशिप से बातचीत है। एनडीए की बैठक पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बुलानी चाहिए। बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब एनडीए के नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसका मुख्य मकसद आपसी एकजुटता दिखाना था। लेकिन कुशवाहा के तेवरों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हक जताते हुए आरएलएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष नागमणि ने 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने की मांग उठा दी। अगर एनडीए की सरकार अगला बनना है, लोकसभा में जीतना है, तो उपेंद्र कुशवाहा को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए। लेकिन इधर मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि जेडीयू की बैठक हुई और बीजेपी के कुछ लोग हाँ में हाँ मिला के बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल गलत है। ये एनडीए का फैसला नहीं है, ये कुछ लोग का फैसला है।
लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए में बयानबाजी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय और बिहार के परिप्रेक्ष्य में एनडीए के खिलाफ रणनीति तय करने, विपक्षी दलों की एकजुटता को मजबूत करने पर विस्तार से बातचीत की। एनडीए के घटक दलों बीजेपी और शिवसेना के बीच में तल्खी कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उनसे 2 घंटे तक बातचीत की, लेकिन इसके बाद भी दोनों दलों के रिश्ते सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इस मैराथन मुलाकात के अगले ही दिन शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने फिर से 2019 का चुनाव अकेले लड़ने की बात दोहराई। उनका एजेंडा तो मालूम है अमित जी का क्या है हमें, लेकिन शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। ये रेजोल्यूशन ऐसा है कि आने वाले सभी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और उस रेजोल्यूशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के ज्यादातर सांसद और विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर बीजेपी के साथ समझौता नहीं होता है तो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। हालांकि एक धड़ा ऐसा भी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। उसे लगता है कि राज्य में बीजेपी का विस्तार शिवसेना की कीमत पर हो रहा है और वो गठबंधन पर पुनर्विचार के पक्ष में है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि उद्धव तल्ख तेवर अपनाकर महाराष्ट्र में पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। अमित शाह उद्धव ठाकरे से सिर्फ इसलिए मिलने गए थे कि उन्हें लगा था कि उद्धव ठाकरे एक ही बार में तैयार हो जाएंगे कि 2019 में वह बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि शिवसेना ने अपने पत्ते नहीं खोले। यानी उद्धव ठाकरे ने साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अभी इस पर मैं तुरंत फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 सालों में शिवसेना के साथ सौतला व्यवहार बीजेपी ने किया है वह तत्काल खत्म नहीं हो सकता है। तमाम ऐसे आरोपों की झड़ी लगा दी उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के सामने, जिसका जवाब देना अमित शाह को भारी पड़ रहा था। लेकिन हाँ, अमित शाह ने जरूर उद्धव ठाकरे को दिलाया भरोसा कि अगर जो कुछ भी आपकी शिकायतें अगर दूर हो जाती है तो क्या हमारे साथ आएंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस पूरे मामले पर खुद तहकीकात करूंगा, देखूंगा, नजर रखूंगा। अगर कुछ बदलाव आता है आपके मंत्रियों में, आपके सीएम के और आपके नेताओं में तो शायद मैं विचार कर सकता हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 2019 की तैयारियों में जुटी बीजेपी एक एक कर एनडीए के रूठे सहयोगियों को मनाने में जुटी हुई है। बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संपर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम के तहत आज शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से चंडीगढ़ में मुलाकात की। संपर्क फॉर समर्थन के जरिए बीजेपी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा अमित शाह खुद देश के वरिष्ठ लोगों के सामने रख रहे हैं। केंद्र और यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर का मामला अभी साफ नहीं हो सका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहकर साधु संतों को नाराज कर दिया था कि 2019 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। नाराज संतों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनसे मुलाकात की। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास और स्थानीय विधायक वेद प्रकाश के नेतृत्व में संतों का एक दल सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर मिला। योगी ने उन्हें मंदिर निर्माण को पार्टी के एजेंडे में होने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद उनकी नाराजगी कुछ दूर हुई। नकवी से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो मुख्यमंत्री को जानते हैं, नकवी कौन है हम लोग जानते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का निर्माण जल्द से जल्द होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया? जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मंदिर बनने वाला है। आप लोग नहीं, हम लोग नाराज नहीं है सरकार से। हम लोग सरकार बनाए हैं तो सरकार से नाराज क्यों होंगे। राम मंदिर के अलावा साधु संतों ने सीएम योगी के 3 खास मुद्दों पर बात की। संतों का पहला एजेंडा था कि कागजों में अयोध्या में सरयू नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है, इसीलिए उसे रिकॉर्ड में भी सरयू किया जाए। उनका दूसरा एजेंडा था कि सरयू के पानी को राम की पैड़ी में अविरल बनाया जाए, जो कि फिलहाल रुका हुआ है। इसके अलावा संतों ने मांग की कि अयोध्या को इस तरह से विकसित किया जाए कि इसकी पहचान धर्मनगरी के रूप में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संत समाज थे उनको मनाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि जो संत समाज जाते समय ये कह रहा था कि 2019 से पहले मंदिर निर्माण के बगैर कोई समझौता नहीं है, वही लोग अब ये भी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, आखिरी चरण में है और राम मंदिर जरूर बनेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की, जो अभय चौटाला और चंद्रमोहन बिश्नोई की मुलाकात के चलते गर्मा गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई के घर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला का जाना कई राजनीतिक चर्चाओं को अब जन्म दे रहा है। चंद्रमोहन और चौटाला की मुलाकात के राजनीतिक मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों राजनीति के उन घरानों से आते हैं जिनके बीच में सियासी मैदान में हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है। अभय और चंद्रमोहन के बीच क्या बात हुई, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके सियासी खेमे में बड़ी हलचल है। दरअसल चौटाला, देवीलाल और भजनलाल के बीच हमेशा से ही सियासी घमासान रहा। चंद्रमोहन के पिता भजनलाल ने देवीलाल से सत्ता छीनी थी। गैर जाट राजनीति का बहुत बड़ा ध्रुवीकरण भजनलाल और उनके बाद उनका परिवार रहा। हरियाणा की राजनीति जाट और गैर जाट पर आधारित है। आईएनएलडी के साथ जाट वोट बैंक का सपोर्ट रहा है। गैर जाट दमदार चेहरा उसके पास नहीं है। ऐसे में राजनीति की पीएचडी कहलाने वाले भजनलाल के परिवार के बड़े बेटे चंद्रमोहन के साथ अभय चौटाला की ये मीटिंग गैर राजनीतिक किसी भी सूरत में नहीं कही जा सकती। कहते हैं कि जब बात सत्ता की होती है तो बड़े से बड़ी नाराजगी, बड़े से बड़ी दुश्मनी खत्म हो जाती है। अभय चौटाला और चंद्रमोहन बिश्नोई की कल हुई मुलाकात कहीं इसी और इशारा कर रही है क्या? इस मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कल देर शाम अभय चौटाला चंद्रमोहन बिश्नोई से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे और सूत्रों की माने तो 40 मिनट की इस मुलाकात में न केवल पारिवारिक रिश्तों बल्कि राजनीतिक समीकरणों की भी इन दोनों के द्वारा चर्चा की गई। अंदर की खबर यह है कि आईएनएलडी के द्वारा 2019 के लिए बसपा के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन आईएनएलडी अभी भी एक गैर जाट नेता के चेहरे की तलाश में है। वहीं दूसरी ओर चंद्रमोहन बिश्नोई और उनके भाई कुलदीप बिश्नोई के द्वारा कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिया गया था, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई आज भी कांग्रेस में अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। अब इन दोनों की मुलाकात के क्या मायने निकल कर आते हैं और क्या कुछ प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा, ये वक्त बताएगा। अब एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। जयपुर पुलिस ने एक हाईटेक चोर को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर जयपुर और दिल्ली में 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चुराकर वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से 23 मैग्नेटिक चिप समेत कई हाईटेक गैजेट्स बरामद किए। नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर बृजपाल सिंह के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने आज सुबह छापेमारी की। सेक्टर 27 स्थित इंजीनियर बृजपाल के घर पर छापेमारी के दौरान आईटी की 10 टीमों को बेनामी संपत्ति के अलावा कई होटल्स के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की कई फाइलें भी बरामद की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 2 जिलों के डीएम्स को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों डीएम्स के खिलाफ भ्रष्टाचार और खनन माफिया से मिलकर अवैध खनन कराने का आरोप है। जिन 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें गोंडा के डीएम जितेंद्र बहादुर सिंह और फतेहपुर के डीएम कुमार प्रशांत शामिल हैं। यूपी के बलिया में एक मॉल के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा होने से हड़कंप मच गया। सदर इलाके में बने वी-मार्ट शॉपिंग मॉल के लेडीज चेंजिंग रूम में कैमरा लगा होने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया और मॉल के गेट पर धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तब जाकर लोग शांत हुए। गुजरात के सूरत में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को रौंद डाला। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके से भाग रहे ड्राइवर को लोगों ने धर दबोचा और जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाजियाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ठगी करने वाले एक विदेशी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तंजानिया की रहने वाली 2 लड़कियां और एक नाइजीरियन युवक शामिल है। ये शातिर गैंग फेसबुक पर लोगों से दोस्ती करके लाखों रुपए की ठगी करता था। मानसून की पहली बारिश से ही मुंबई पानी पानी हो गई। बारिश के चलते पूरे मुंबई में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। सड़कों की हालत समंदर जैसी हो गई। मुंबई को जगह जगह पर जलभराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबई के 6 इलाकों की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। भायखला, मातुंग, दादर, हिंदमाता, परेल और सांताक्रूज समेत कई इलाकों में बुधवार से रुक रुक कर जारी बारिश की वजह से मुंबई का क्या हाल हो गया है वो तस्वीरों में देख रहे हैं। उसे लेकर प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ खेल और मनोरंजन की खबरों के साथ।
टीम इंडिया से बाहर चल रहे हरभजन और युवराज की सोशल मीडिया पर मस्ती फिर से चर्चा में है। दरअसल युवराज ने अपने इलाके में बिजली न होने पर ट्वीट किया कि बांद्रा में लाइट 1 घंटे से ऊपर हो गया है, चली गई है, कब तक आएगी। इस पर हरभजन ने मस्ती करते हुए लिखा कि बादशाहो बिल टाइम पर दिया करो, जिसके बाद ये ट्वीट सुर्खियों में है। वेस्टइंडीज के धुरंधर खिलाड़ी क्रिस गेल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। गेल के फैंस भी अपने इस चहेते खिलाड़ी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इस बार एक फैन ने गेल को कॉपी करते हुए एक डांस वीडियो पोस्ट किया है, जिस पर गेल ने भी मजाकिया अंदाज में ट्वीट कर अपने फैन की जमकर चुटकी ली। आईसीसी ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन को कड़ी फटकार लगाई है और उनके खाते में एक डीमेरिट अंक भी जोड़ दिया है। आईसीसी ने रुबेल को देहरादून में अफगानिस्तान के साथ दूसरे T20 मैच में अंपायर के फैसले पर असहमति जताने का दोषी पाया है। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इजराइल के बीच होने वाले अभ्यास मैच रद्द कर दिया गया है। ये मुकाबला यरूशलेम स्थित एक इजरायली फुटबॉल स्टेडियम में होना था, लेकिन फिलिस्तीन इसका विरोध कर रहा था। उसने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर रखा है, लिहाजा तनाव को देखते हुए मैच ही रद्द कर दिया गया। कैसा नाम है? रजनीकांत की फिल्म काला आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म के रिलीज होते ही फैंस ने उनके पोस्टर्स का दूध से अभिषेक किया और फिर सिनेमाघरों के बाहर जोरदार आतिशबाजी की गई। काला का फर्स्ट डे और फर्स्ट शो देखने के लिए जापान से एक कपल चेन्नई पहुंचा। केरल की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे दी। काला फिल्म रिलीज होते ही लीक भी हो गई। सिंगापुर में प्रीमियर शो के दौरान एक युवक ने अपने दोस्तों को फेसबुक पर फिल्म दिखाई। 40 मिनट तक फिल्म फेसबुक पेज पर लाइव रही तो थिएटर मैनेजमेंट हड़कंप में आया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ वर्कआउट करते हुए वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया है। इस वीडियो में विराट जिम में वर्कआउट कर रही अनुष्का को बॉस बता रहे हैं। वर्किंग आउट लाइक अ बॉस। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अंडरटेकर के साथ अक्षय कुमार की लड़ाई का सच सामने आ गया है। फिल्म के एक सीन में अक्षय ने अंडरटेकर से नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई ब्रायन ली के साथ फाइट की थी। फिल्म सिम्बा की शूटिंग का एक वीडियो रोहित शेट्टी ने वायरल किया है। इस वीडियो में डायरेक्टर रोहित शेट्टी रणवीर सिंह को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। सिम्बा में रणवीर सिंह के साथ सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी हैं। हाँ, सिंगम 3 से सेट है। अमृता सिंह